सो ब्रेक के पहले हमने डिस्कस किया था फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। एंड कॉची-रीमान इक्वेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है इसके रिलेटेड ही और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो हार्मोनिक फंक्शन इसका मतलब क्या है और कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हार्मोनिक फंक्शन का मतलब होता है एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कोई भी फंक्शन अगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। लैप्लास इक्वेशन मतलब जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत जगह पे देखा होगा, ग्रेड स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। दिस इज द लैप्लास इक्वेशन जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे फाई जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन अगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। इस केस में फाई हार्मोनिक फंक्शन है ना। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सडनली हमने हार्मोनिक फंक्शन क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज एनालिटिक फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है। देखिए जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, द रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। तो f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन मतलब वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक एनालिटिक फंक्शन है f ऑफ z, उसका रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v किसको सेटिस्फाई करेगा, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इंडिविजुअली। u भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, v भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई u एंड v आर नोन एज हार्मोनिक फंक्शंस। तो u भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, v भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सिर्फ इंडिविजुअली। तो u और v को बोला जाता है हार्मोनिक फंक्शन। और ये तभी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जब फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तब लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी हम देखेंगे जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एनालिटिक होना क्यों जरूरी है। तो फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तब वो लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो देखिए नीचे लिखा गया है, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट दोनों में फॉर्म लिखा गया है। फर्स्ट थिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में u और v किसका फंक्शन है, x एंड y। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में u और v x y का फंक्शन है। तो देखिए u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज लैप्लास इक्वेशन। एक्स वाई का फंक्शन है, ये 2 डायमेंशनल फॉर्म है, del u del x2 प्लस del u del y2 इक्वल टू 0। तो u भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, v भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर u भी पोलर फॉर्म में है तो पोलर कोऑर्डिनेट में लैप्लास इक्वेशन का फॉर्म ये होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में r और थीटा यूज किया जाता है। ठीक है, तो u और v दोनों को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। और इसको ऐसे भी यूज किया, ऐसे भी टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। u क्या है, u है, u जो है वो रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन है, और v क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर जो u और v है ना उसको एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी बोला जाता है। तो u एंड v एक इमेजिनरी पार्ट है, एक रियल पार्ट है। तो दिस टू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v है, v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट u है। कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जो हमने ब्रेक के पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो एनालिटिक फंक्शन है, रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करो, या इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट कैलकुलेट करो। सपोज ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, आपको u गिवन है और बोला जाए u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैलकुलेट कीजिए। u गिवन है और u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब v ही कैलकुलेट करना है।
या v गिवन है, v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैलकुलेट कीजिए, u कैलकुलेट करना है। तो रियल पार्ट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट u। और ये हार्मोनिक वर्ड इसलिए आता है बिकॉज ये u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे मैंने यहां पे बताया लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एफजेड एनालिटिक। फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एनालिटिक होना क्यों जरूरी है, वही हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये लैप्लास इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है वही हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो मैं u के लिए बता देता हूं, सिमिलरली आप v के लिए चेक कर सकते हैं। तो u जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो del 2u del x2 प्लस del 2u del y2 ये 0 आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसको आप लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म del del x ऑफ del u del x, और सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हैं del del x del del y ऑफ del u del y। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्या बोला गया है, नाउ बोला गया है फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। मैं बोला था ना एनालिटिक होना जरूरी है, तभी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। तो यू और वी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए डेल यू डेल एक्स, इसके बदले आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, डेल वी डेल वाई, एंड डेल यू डेल वाई, इसके बदले आप रिप्लेस कर सकते हो माइनस डेल वी डेल एक्स। बिकॉज फंक्शन एनालिटिक है, इसलिए मैंने बोला था एनालिटिक होना जरूरी है। तो देखिए डेल डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स के बदले डेल वी डेल वाई प्लस डेल यू डेल वाई के बदले माइनस डेल वी डेल एक्स। जो यू के टर्म्स में था उसको वी के टर्म्स में चेंज कर लिया। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट टर्म डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई माइनस सेकेंड टर्म है डेल टू वी डेल वाई डेल एक्स। अब मुझे बताइए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या मैटर करता है, सॉरी किस सीक्वेंस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, पहले y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर x के रेस्पेक्ट में, और इस टर्म का मतलब क्या है, पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। इसमें क्या सीक्वेंस मैटर करता है, नहीं करता। ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे तो इक्वल टू 0 चला आया। तो u जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने स्टार्ट किया था इस टर्म से, देखिए यहां से स्टार्ट किया था, और हमने सीआर इक्वेशन यूज करके चेक किया, ये 0 आ रहा है। अगर ये फंक्शन एनालिटिक ना होता, फंक्शन अगर एनालिटिक ना होता तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और सीआर इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई ना करे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। नहीं, 0 होने के लिए सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। सिमिलर कैलकुलेशन अब v के लिए भी कर सकते हैं, वहां पे भी सीआर इक्वेशन का यूज होगा। तो u satisfies Laplace equation, that's why u is a harmonic function। ऐसे v भी Laplace equation को सेटिस्फाई करता है, तो v भी हार्मोनिक फंक्शन है। तो ये जो हार्मोनिक फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया गया है जो Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी किससे रिलेटेड है, सीआर इक्वेशन से ही रिलेटेड है।
U और V लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी CR इक्वेशन से ही रिलेटेड है, मतलब फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। कोई डाउट है इस पार्ट में? एनीवन? तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है? नेट एग्जामिनेशन में 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर ऐसे V के लिए भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। सर ये Same हार्मोनिक मतलब कैसे साइन वेव्स टाइप के होते हैं U एंड V? बेसिकली जो साइन, जो हार्मोनिक वर्ड जो है, जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स या क्वांटम एक जगह पे देखेंगे, जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं ना, स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, तो उससे रिलेट करके यहाँ पे ये हार्मोनिक वर्ड यूज किया गया है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स से आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है YLM थीटा फाई। L जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो ये जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ये भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये जो हार्मोनिक वर्ड है ना, जो हार्मोनिक वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? बिकॉज जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं वो भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जब एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा पढ़ेंगे वहां पे ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स का यूज होगा। ये भी पढ़ा भी होगा, क्वांटम में चल ही रहा है, उसमें इसका यूज होगा स्फेरिकल हार्मोनिक्स का। ये भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो ये हार्मोनिक वर्ड है, इस सेंस में इसको हार्मोनिक फंक्शन जो वर्ड यूज किया गया है, बिकॉज ये भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सर कितनी स्लाइड क्या हो चुकी है? एक्चुअली नेटवर्क इश्यू हो गया। कितनी स्लाइड्स हो चुकी हैं अभी इस क्लास में? 2 स्लाइड्स। ओके सर। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? u इज द रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। u गिवन है, u मतलब रियल पार्ट ही होता है, तो u इज द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन दिस। u प्लस आयोटा भी फंक्शन है, उसका रियल पार्ट है। अब क्वेश्चन में बोला गया है द फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। ये जो कुछ फ्रेजेस है ना, इनको आपको ढूंढना है क्वेश्चन में, बस बाकी तो जनरल स्टेटमेंट होता है। एक फंक्शन है u प्लस आयोटा v, इसका रियल पार्ट है ये e टू द पावर ax cos by, और बोला गया है f ऑफ z जो फंक्शन है वो एनालिटिक है एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो b और a में क्या रिलेशन है? u के अंदर जो a और b है उसमें क्या रिलेशन है? तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो u और v किसको सेटिस्फाई करेगा? कॉची रीमान कंडीशन। कॉची रीमान, और उससे हमने अभी क्या डिराइव किया? लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यस। ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन को यूज करके हमने चेक किया u लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो फंक्शन एनालिटिक है तो u विल सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। ये एनालिटिक है, ये आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो u सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन, दैट मींस del 2u del x2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लस del 2u del y2, it should be equal to 0. del 2 del x2 plus del 2 del y2 it is equal to 0. तो u क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट कैलकुलेट कीजिए। del 2 del x2 आएगा a स्क्वायर e टू द पावर ax cos by, और del 2 del y2 आएगा, cos का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस cos आ जाएगा, तो माइनस b स्क्वायर
e to the power ax cos by, ये 0 होना चाहिए। ये तो काफी आसान है, कंपेयर करके आप देख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो बी इक्वल टू होगा प्लस माइनस ए। और ये रिलेशन पूछा गया था, बी और ए में रिलेशन बताइए अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सेकेंड ऑप्शन। जस्ट हमने यूज किया फंक्शन एनालिटिक है तो रियल पार्ट लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन में लैप्लास इक्वेशन गिवन, सॉरी यू गिवन है, इसको इसमें रिप्लेस कर दीजिए। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस ए, सेकंड ऑप्शन। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सर यहाँ पे अगर हम CR इक्वेशन यूज करते तो आंसर वही आता क्या? कुछ अलग? आंसर आता, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं होता। आंसर तो आता बट इतना सिंपल नहीं होता। ओके सर। ठीक है, सीन में देखिए सीआर इक्वेशन हम कब यूज करते हैं? सीआर इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब यू गिवन होता है, वी कैलकुलेट करना है। यू गिवन है, वी कैलकुलेट करना है, तब हम सीआर इक्वेशन यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या वी कैलकुलेट करने को बोला गया है? नो सर। नहीं, जस्ट हमें यू के एक्सप्रेशन में जो ए और बी है उसके बीच में रिलेशन चाहिए, तो वी का तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हम यू के ऊपर ही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। हाँ सर, समझ आ गया सर। आई थिंक एवरीवन क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड करूंगा। यस सर। फंक्शन कभी r और थीटा के फॉर्म में नहीं पूछा जाता है? हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है बट बिल्कुल पूछा जा सकता है। ओके सर। सर हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें लैप्लास इक्वेशन यूज करना है? ये जो पॉइंट बताया, फंक्शन क्या है? एनालिटिक है ना। हाँ सर। तो फंक्शन एनालिटिक है तो यू किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? लैप्लास को। लैप्लास को। ये तो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा ना, जो फंक्शन अगर एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन, तो रियल पार्ट यू और इमेजिनरी पार्ट वी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके। ठीक है, देखिए ये सारे प्रॉपर्टीज है जो आपको पता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में लैप्लास इक्वेशन यूज करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। सीआर इक्वेशन यूज कर सकते हैं बट उसमें कैलकुलेशन इतना ही सिंपल नहीं होगा। सर अगर हार्मोनिक का तो यहाँ पे कोई जिक्र किया नहीं है तो थोड़ा हाँ, लेकिन- कंफ्यूजन नहीं होगा वो तो समझने सारी में। चीजें डिस्कस थोड़ी ना करेंगे। जब एनालिटिक बोल दिया गया तो हार्मोनिक तो होगा ही। एनालिटिक अगर बोल दिया गया तो एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट तो हार्मोनिक ही होता है। अगर एनालिटिक ना बोलते डायरेक्ट हार्मोनिक फंक्शन बोलते। हाँ, तब बोल सकते हैं। हार्मोनिक। जनरली हार्मोनिक डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं होगा। ये यू हार्मोनिक है चेक कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। बस आपको ये आइडिया, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स के साथ क्यों पढ़ाया जा रहा है, जब अभी आइडेंटिफाई कर पाए कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो यू और वी हार्मोनिक होगा, तो वो चेक करना चाहते हैं ना जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, जो वो आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो नॉर्मली डायरेक्ट हार्मोनिक फंक्शन है, ये लिखा तो नहीं होगा। सर जैसे एनालिटिक अगर दिया रहता है तो उसे जो है दिमाग में बस एक ही चीज आता है कि भाई इसमें कुछ रीमान इक्वेशन जो है सेटिस्फाई क्यों? करना है। अगर आपने हार्मोनिक फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो भी दिमाग में आएगा। हाँ ये तो पढ़ा है तो आएगा, नहीं अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। सही कह रहे हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बताइए। सर वी वाला कब यूज करेंगे थोड़ा बता दीजिए। वी अगर कैलकुलेट करने को बोला गया तब यूज करेंगे ना। वी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वी तो पूछा ही नहीं गया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इमेजिनरी पार्ट गिवन था और वी कैलकुलेट ही करना था, इसलिए हमने सीआर इक्वेशन यूज किया जिसके अंदर वी आता है। यहाँ पे तो वी पूछा ही नहीं गया है, जो भी चीज पूछा गया है वो यू के ऊपर पूछा गया है। यू के अंदर ए बी है और ए बी के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो जो भी कंडीशन है हम यू के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं, वी का जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी वी पता करना है या वी क्या है बताइए, बोला ही नहीं गया है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कॉची-रीमन इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा, कॉची-रीमन इक्वेशन से भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं होगा।
ठीक है, सीआर इक्वेशन से भी आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं होगा जैसे इस अगर सर क्वेश्चन यू कैलकुलेट करने का बोले तो सेम यही करना है, उल्टा कर। क्या कैलकुलेट करना है? अगर यू का बोले कि यू कैलकुलेट करो, वी दिया हो, वी दिया हो, यू कैलकुलेट करना है, तब तो सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे। आपको रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है, या इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट कैलकुलेट करना है, तब तो सीआर इक्वेशन यूज करना है, तो ब्रेक के पहले डिस्कस किया। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है, अगर आपको रियल या इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट गिवन है किसका? एनालिटिक फंक्शन का, तो हम फंक्शन कैसे पता करते हैं, एफ ऑफ जेड कैसे पता करते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन इफ इट्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। मतलब रियल पार्ट u या इमेजिनरी पार्ट v गिवन है, और क्या पता करना है? एफ ऑफ जेड पता करना है। कुछ देर पहले फर्स्ट क्लास में कोई बोला था मिलने थॉमसन मेथड का यूज करेंगे, तो ये बेसिकली मिलने थॉमसन मेथड का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मिलने थॉमसन मेथड के दो अलग अलग फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मेथड 1 मेथड 2 है, ये बेसिकली मिलने थॉमसन मेथड ही है। तो रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट अगर गिवन है तो फंक्शन कैसे पता किया जाता है? तो फर्स्ट मेथड, ठीक है, मेथड 1। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आइदर रियल पार्ट गिवन है या इमेजिनरी पार्ट गिवन है। अगर क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट गिवन है, v गिवन है, तो सीआर इक्वेशन यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रियल पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन है, तो सीआर इक्वेशन यूज करके हम इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप बेसिकली यही है, फाइंड द रियल पार्ट or the imaginary part using Cauchy-Riemann equations if the imaginary part or the real part is given। imaginary part given है तो real part कैलकुलेट कीजिए, real part given है तो imaginary part कैलकुलेट कीजिए, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Cauchy-Riemann equation यूज करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है एवरीवन? ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड, जो हमें कैलकुलेट करना था, उसको आप ये लिख सकते हैं, दिस इज सेकंड स्टेप। ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, यू जेड नॉट प्लस आयोटा वी जेड नॉट। आपको फर्स्ट स्टेप से क्या पता चल गया? फर्स्ट स्टेप से आपको यू और वी दोनों पता चल गया। फर्स्ट स्टेप से आपको यू और वी दोनों पता चल गया। एफ ऑफ जेड होगा यू प्लस आयोटा वी। जेड जीरो का मतलब एक्स के बदले जेड रिप्लेस करना है, वाई के बदले जीरो रिप्लेस करना है, तो आपको एफ ऑफ जेड पता चल जाएगा। ऐसा क्यों रिप्लेस किया गया, इसके पीछे क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्यों यूज किया गया, अभी बता रहे हैं। एग्जाम में आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो रिप्लेस एक्स बाई जेड, एक्स के बदले जेड रिप्लेस कर देंगे, एंड वाई बाई जीरो in the expression of u and v। जो u और v का एक्सप्रेशन स्टेप 1 में मिला है वो एक्स वाई के टर्म्स में है। x के बदले z और y के बदले 0 रिप्लेस कीजिए, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको f ऑफ z पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड 1 है। जस्ट हमने क्या किया? कॉची-रीमान इक्वेशन यूज करके u और v पता किया। कोई एक गिवन होगा तो u गिवन है तो v पता कर सकते हैं, v गिवन है तो u पता कर सकते हैं यूजिंग सीआर इक्वेशन। तो यहां से आपको बेसिकली u और v पता चल गया फर्स्ट स्टेप से। कोई एक गिवन है, दूसरा आप पता कर सकते हैं। ना सेकेंड स्टेप में जस्ट क्या करना है, x के बदले z और y के बदले 0, और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको f ऑफ z पता चल जाएगा। ना एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों रिप्लेस किया गया, x के बदले z, y के बदले 0, ये सिर्फ आंसर लाने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है जो x के बदले z रखेंगे, y के बदले 0 रखेंगे तो आंसर आ गया, इसको मैथमेटिकल ट्रिक बोल दिया। इसके पीछे एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है।
ऐसा नहीं है आर्बिटरी रिप्लेस कर दिया, अपना मन में आया आंसर मैच कर रहा है तो लिख दिया। इसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, ये एक्स के बदले क्यों जेड रिप्लेस किया गया और वाई के बदले क्यों जीरो रिप्लेस किया गया, क्या है वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए जो एफ ऑफ जेड है जिसको हम बोल रहे हैं एनालिटिक फंक्शन है, तो एफ ऑफ जेड को हम क्या लिखते हैं, u प्लस आयोटा वी। u प्लस आयोटा वी। नाउ ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जब ये फंक्शन एनालिटिक होता है। तो एफ ऑफ जेड जो है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन नेचर। अब मुझे बताइए ये फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इस फंक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, बताइए। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया। पॉजिटिव पावर ऑफ जेड, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड, पॉजिटिव इंटीजर, right, positive integer powers of z. It will contains positive integer powers of z only. नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर नहीं होगा। एनालिटिक है तो ये तो ऑलवेज होगा, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स होंगे, z स्टार क्या रह सकता है? नो नो सर, So it does not depend on z star or does not contain z star. Because अगर z star इसके अंदर होता तो ये एनालिटिक होता ही नहीं, ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था। इसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स है, z स्टार तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो u और v यहां पर ऊपर लिखा गया है, u और v किसका फंक्शन है, x और y का। x को हम z और z स्टार में ऐसे लिख सकते हैं, x को आप लिख सकते हैं z प्लस z स्टार बाई 2, फर्स्ट क्लास में ये रिलेशन मेंशन किए गए थे। और y के बदले लिख सकते हैं z माइनस z स्टार बाई 2 आयोटा। x y को जस्ट हम z और z स्टार में चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली इन v, आयोटा v जो एक्स वाई का फंक्शन था, x के बदले z प्लस z स्टार बाई 2 और y के बदले z माइनस z स्टार बाई 2 आयोटा। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहां पे नोटिस कीजिए जो u और v है, u और v किसका फंक्शन है, u z और z स्टार का फंक्शन है। जो u है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, z और z स्टार, और v जो है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, z एंड z स्टार। लेकिन ये फंक्शन जो है, जो टोटल फंक्शन है, इसमें क्या z स्टार होगा, नहीं। नहीं। तो fz के रियल पार्ट में z स्टार है, fz के इमेजिनरी पार्ट में z स्टार है, लेकिन जब हम टोटल फंक्शन की बात कर रहे हैं उसके अंदर z स्टार नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन एनालिटिक नेचर का है। इसका मतलब यहां पे आप z स्टार के बदले कुछ भी चूज कर लो, z स्टार के बदले कुछ भी चूज कर लो, फंक्शन में उसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बस फंक्शन के अंदर क्या z स्टार प्रेजेंट है, आंसर इज नो। फंक्शन में z स्टार प्रेजेंट नहीं है, तो z स्टार के बदले अगर आप कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं उससे इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर सिंपल कैलकुलेशन क्या किया जाता है, चूज z स्टार इक्वल टू z, बिकॉज z स्टार को आप कुछ भी चूज करो फाइनल आंसर में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज फंक्शन जो है वो z स्टार पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, z स्टार इक्वल टू z चूज कर लिया, रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मतलब टोटल फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज टोटल फंक्शन एनालिटिक है, उसके अंदर तो z स्टार है ही नहीं। तो z स्टार को अगर आपने z चूज कर लिया तो बताइए
वाई वाला पार्ट 0 ये y वाला पार्ट 0 बन जाएगा। देखिए क्या बेसिकली होगा, u z 0 प्लस आयोटा v z 0, ये नहीं चला आएगा। जेड स्टार के बदले जेड रिप्लेस कीजिए तो ये टर्म क्या बनेगा, 2z/2 जेड बन जाएगा, और ये पार्ट 0 जेड माइनस जेड। यहां पर भी देखिए ये पहला जो पार्ट है ये बन जाएगा जेड और ये बन जाएगा 0। मतलब बेसिकली यहाँ पे x का वैल्यू जेड बन रहा है। अब इसको ऐसे सोच सकते हैं, जेड स्टार इक्वल टू जेड ये कब सेटिस्फाई करता है, एनीवन? जेड स्टार इक्वल टू जेड ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करता है? when z equal Pure real Z, set. real number हो बिल्कुल, जब जेड रियल नंबर हो, नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और नंबर सेम है, इसका मतलब जेड रियल नंबर है। तो जेड इज ए रियल नंबर। जेड अगर रियल नंबर है तो बताइए y कितना होगा? 0। और z इक्वल टू चलाएगा, z नॉर्मली होता है x प्लस आयोटा y 0 है तो ये z इक्वल टू क्या चलाएगा? x x, ये 0 है। तो अब बताइए यहाँ पे जो चूज किया गया था z स्टार इक्वल टू z स्टार इक्वल टू z का मतलब z रियल नंबर है, और z रियल नंबर होने का मतलब y क्या होगा? 0, और z इक्वल टू क्या होगा? x। जो बताया गया था x के बदले हम क्या रिप्लेस करते हैं? z, और y के बदले क्या रिप्लेस करते हैं? 0। इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ये है जब हमने ये चूज किया है। और ये चूज करने पे फंक्शन में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज फंक्शन के अंदर तो जेड स्टार है ही नहीं, फंक्शन के अंदर तो जेड स्टार है ही नहीं। तो अगर हम जेड स्टार के बदले जेड चूज करते हैं फंक्शन में सच उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए यही फॉर्मूला जो है ये पीछे लिखा गया था। ये फंक्शन को हम ये लिख सकते हैं, u z0 प्लस आयोटा v z0, दिस इज द फंक्शन। तो x के बदले z और y के बदले 0 क्यों रिप्लेस किया गया? क्लियर एवरीवन? यस सर ठीक है। एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम में जो 2 स्टेप्स बताए गए वो जस्ट 1 by 1 अप्लाई करना है, फॉलो करना है। क्लियर है? सपोज अगर इस क्वेश्चन को देखिए, मिलने थॉमसन मेथड जो है उसमें जेड स्टार के बदले जेड ही चूज किया गया है। अगर आपके दिमाग में यह आ सकता है जो और कुछ क्या चूज कर सकते हैं, देखिए आप चूज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जेड स्टार इक्वल टू जेड में क्या होता है? कैलकुलेशन आसान होता है। चूज तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जेड स्टार इक्वल टू जेड में कैलकुलेशन आसान होता है। और कोई बता सकता है और क्या एज्यूम कर सकते हैं सच दैट सेम रिजल्ट आएगा और कैलकुलेशन भी आसान होगा? जैसे जेड स्टार के बदले यहाँ पे जेड चूज किया गया तो एक्स के बदले जेड और वाई के बदले 0। इसके अलावा सपोज आपने जेड स्टार के बदले माइनस जेड चूज किया, जनरली टेक्स्ट बुक में मतलब यूज हम करते नहीं है। सपोज हमने जेड स्टार के बदले जेड चूज किया होता, माइनस जेड, सॉरी, जेड स्टार के बदले माइनस जेड, तो अब बताइए जेड स्टार इक्वल टू माइनस जेड होने का मतलब जेड स्टार क्या होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई, और माइनस जेड तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। दोनों तरफ ये आयोटा वाला वाई वाला पार्ट कैंसिल करेगा, और यहां से एक्स इक्वल टू क्या चला आएगा? 0। आयोटा वाई कैंसिल कर गया, 2x 0 है तो x 0 होगा। तो x अगर 0 है तो z होता है x प्लस आयोटा वाई। x 0 बन गया तो z इक्वल टू चला आएगा आयोटा वाई। तो बताइए z अगर आयोटा वाई है तो y इक्वल टू क्या आएगा? माइनस आयोटा जेड। माइनस आयोटा जेड, आयोटा का साइड चेंज कर दिया तो माइनस आयोटा जेड। तो x आ गया 0 और y आ गया माइनस आयोटा जेड। तो बताइए जो फंक्शन है उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है? u प्लस आयोटा v।
अगर आप जेड स्टार के बदले माइनस जेड रिप्लेस करते हो, यहाँ पे यू के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, सॉरी एक्स के बदले 0 0 और वाई के बदले माइनस आई जेड। माइनस आई जेड। सेम आंसर आएगा जो पिछले फॉर्मूले से आएगा, सेम आंसर। ये जस्ट हमने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है। पिछले वाले में हमने जेड स्टार के बदले जेड एज्यूम किया था, यहाँ पे जेड स्टार के बदले माइनस जेड एज्यूम किया है। इससे जो आंसर आएगा और पिछले वाले फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो सेम आंसर होगा। नॉर्मली जो पहला फॉर्मूला बताया गया वही यूज करते हैं, बट ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आप एक ही प्रॉब्लम को दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट कीजिए, आंसर विल बी सेम। यहाँ पे चेंज सिर्फ क्या है, जेड स्टार के बदले माइनस जेड। पीछे क्या चूज किया गया था, जेड स्टार के बदले जेड चूज किया गया था। कोई डाउट है किस स्टेप में तो प्लीज आस्क। तो दो फॉर्मूले क्या आ गए, मैं एक साथ लिख देता हूं यहां पर। उनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, आंसर बेसिकली सेम ही आएगा। एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू जेड 0, एक्स के बदले जेड, वाई के बदले 0, प्लस आयोटा वी जेड 0। आप ये भी यूज कर सकते हैं। और एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स के बदले 0, वाई के बदले माइनस आयोटा जेड, प्लस आयोटा वी एक्स के बदले 0, वाई के बदले माइनस आयोटा जेड। दोनों से आंसर सेम आएगा। इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। और ये कब यूज करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v गिवन होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फंक्शन f ऑफ z। u या v इनमें से कोई एक गिवन है और आपको फंक्शन पता करना है। दिस इज मेथड 1, जो हमने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। दो अल्टरनेटिव फॉर्मूले हैं, बट कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर एवरीवन, ये दोनों फॉर्मूलेस कैसे आए? यस सर। तो इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Please try this question. क्वेश्चन में एक एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन है और एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करना है। तो रियल पार्ट u इज 6x² माइनस 2y³ प्लस 3x² माइनस 3y²। तो स्टेप 1 क्या बताया गया था, CR इक्वेशन यूज कीजिए और इसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कीजिए। रियल पार्ट गिवन है, प्लीज कैलकुलेट इमेजिनरी पार्ट। कुछ देर पहले ब्रेक के पहले हमने ये डिस्कस किया था, रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरीवन प्लीज डू द कैलकुलेशन। This is step 1.
क्या रहा आंसर? एनीवन? So 24 24x या 24 नहीं आएगा, 6x 6x स्क्वायर y y square plus 6x y. 6y square plus 6xy. 5x कैलकुलेट भी करना है, Okay. 5x माइनस एक्स क्यूब आएगा, चेक कीजिए। yes sir yes This will be the imaginary part. Y square. फाइव एक्स आ रहा है ना माइनस एक्स क्यूब, Dead. सर -2x क्यूब नहीं आएगा इसमें? सर 5x माइनस Minus- 6x सर क्यूब आ रहा है ना सर? -2x क्यूब ही आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, 2x क्यूब आएगा यहाँ पर, 6 है तो -2 आएगा ऊपर। Everyone getting this answer? यस सर। तो यहां से तो हमने u गिवन था, v कैलकुलेट कर लिया। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में दो फॉर्मूलेस बताए गए थे, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। सपोज हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x के बदले 0 होता है, सॉरी x के बदले z होता है और y के बदले 0 होता है। तो ये अगर आप अप्लाई करते हैं u z नॉट कितना आएगा? x के बदले z, y के बदले 0। इस एक्सप्रेशन में x के बदले z और y के बदले 0 रिप्लेस कीजिए इस एक्सप्रेशन में। 3z स्क्वायर 3z स्क्वायर बिल्कुल सही, प्लस आयोटा vz नॉट कितना आएगा? v के एक्सप्रेशन में x के बदले z, y के बदले 0। v का एक्सप्रेशन ये है -2z क्यूब। -2z क्यूब बिल्कुल सही, तो -2z क्यूब प्लस c, तो बेसिकली आ जाएगा 3z स्क्वायर -2 आयोटा z क्यूब प्लस सम कांस्टेंट k, आयोटा c को k मान लिया गया। दिस इज द आंसर। fjd पता करना था। अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करो, इसमें दो फॉर्मूलेस बताए थे, चेक कर लेते हैं सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेकंड फॉर्मूले में क्या था? x के बदले 0 रिप्लेस करना है और y के बदले माइनस आयोटा z। x के बदले 0 और y के बदले माइनस आयोटा z। तो देखिए x के बदले अगर आप 0 रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे u वाले पार्ट से क्या आ रहा है? -2 y के बदले माइनस आयोटा z, -3y स्क्वायर दिस, ये u वाले पार्ट से आएगा, प्लस आयोटा v वाले पार्ट से सिर्फ c आएगा। इस v वाले पार्ट में देखिए सब में x प्रेजेंट है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x के बदले 0 होगा तो ये तीनों 0 बन जाएंगे, सिर्फ c एग्जिस्ट करेगा। तो फाइनल आंसर सेम है या डिफरेंट है? सेम। चेक कीजिए, सेम आंसर आएगा। -2 माइनस आयोटा का होल क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा -2 आयोटा z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट की। सेम आंसर आएगा। आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, दोनों में आंसर सेम है। इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। v में साइन यही आएंगे, आप प्लस माइनस साइन में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, v का एक्सप्रेशन यही आएगा।
एवरीवन गेटिंग दिस ना? कोई बोल रहा है इसमें प्लस माइनस साइन में कुछ गड़बड़ आ रहा है? यस सर, नहीं यही सर आ रहा है। बिल्कुल राइट है। हाँ सर राइट। ठीक है, सर एक बार बता दीजिए ये वाला v कौन वाला सा? एक्सप्रेशन। ये कैसे आया? यस सर। ये तो आज ही डिस्कस किया, ये जो मेथड था तो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, यही तो मेथड है। यू गिवन था, इस क्वेश्चन में भी क्या था? यू गिवन था, वी कैलकुलेट करना है, ये सेम मेथड यूज करना है। यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सारे कैलकुलेशन मैं बताऊंगा तो फायदा नहीं है कुछ, मेथड में बता सकता हूं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो हम एफ ऑफ जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करने का और एक तरीका भी है, तो वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। मेथड 2, ये भी मिल्ले थॉमसन मेथड ही है। ठीक है, मेथड 2 ये मिल्ले थॉमसन मेथड का एक डिफरेंट फॉर्मेट है। तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों ही मिल्ले थॉमसन मेथड ही है। तो देखिए, इसमें दो अलग अलग मेथड्स होते हैं, दो अलग अलग केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन रियल पार्ट u इज गिवन। प्लीज म्यूट रखिए, किसी का माइक ऑन है। तो केस 1, अगर रियल पार्ट u गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले स्टेप्स की बात करते हैं, फिर ये कैसे आया फॉर्मूला उसमें जाएंगे। पहले आपको कैलकुलेट करना है फाई 1 एंड फाई 2। फाई 1 फाई 2 क्या है? डेल यू डेल एक्स एंड डेल यू डेल वाई। क्वेश्चन में u गिवन है, आप डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई ये कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, u गिवन होगा, आप ये दोनों डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। डेल यू डेल एक्स को बोल दिया गया फाई 1 और डेल यू डेल वाई को बोल दिया गया फाई 2। आप कोई दूसरा नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेल यू डेल एक्स को फाई 1, डेल यू डेल वाई को फाई 2। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है उसको आप ये लिख सकते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रेशन फाई 1 जेड नॉट माइनस आयोटा फाई 2 जेड नॉट। यहां पे भी देखिए, x के बदले z और y के बदले 0 रिप्लेस किया गया है, जैसे मेथड 1 में बताया गया। x के बदले z, ये एक्सप्रेशन था ना, x के बदले क्या रिप्लेस किया गया है? z, और y के बदले क्या रिप्लेस किया गया है? 0। इसका रीजन सेम है, जैसे पहले बताया गया। तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? फर्स्ट स्टेप, u गिवन है, डेल यू डेल एक्स कैलकुलेट कीजिए, उसको फाई 1। डेल यू डेल वाई कैलकुलेट कीजिए, उसको फाई 2। सेकेंड स्टेप, एफ ऑफ जेड को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फाई 1 जेड नॉट माइनस आयोटा फाई 2 जेड नॉट। तो इससे आपको एफ ऑफ जेड पता चल जाएगा। और ये कौन सा केस है? जब रियल पार्ट गिवन है। अगर रियल पार्ट ना होके इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, पहले मैं स्टेप्स बता देता हूं, फिर ये फॉर्मूला कैसे आया वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट केस 2, अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? तो केस 2, इमेजिनरी पार्ट v इज गिवन, तब क्या करेंगे? इस केस स्टेप में फर्स्ट स्टेप सेम है, v गिवन है, उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कीजिए, डेल v डेल x एंड डेल v डेल y। क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट v गिवन है तो डेल v डेल x और डेल v डेल y कैलकुलेट कीजिए। डेल v डेल x को बोल दिया गया साई 1, डेल v डेल y को बोल दिया गया साई 2। तो v के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, एक को साई 1, एक को साई 2। सेकेंड स्टेप, जो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है उसको हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, f of z इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन साई 2 z नॉट प्लस आयोटा साई 1 z नॉट। ये जो साई 2 साई 1 यहाँ पे कैलकुलेट किया उन्हीं को यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन साई 2 z नॉट प्लस आयोटा साई 1 z नॉट, x के बदले z, y के बदले 0। तो अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करने के लिए।
पर ध्यान रखिएगा ये सारे मेथड्स कब एप्लीकेबल है, जब फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तो ये सारी चीजें वैलिड नहीं है, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये फॉर्मूलेज आए कहां से, ये जो फॉर्मूलेज है ये आए कहां से। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड वह है u प्लस आयोटा v, u और v एक्स वाई का फंक्शन है, u प्लस आयोटा v। ना जैसा बताया गया जो भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कब ट्रू है, जब फंक्शन एनालिटिक है। तो दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन नेचर। ठीक है, इट इज एनालिटिक इन नेचर। अब मुझे बताइए एनालिटिक नेचर होने का मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है मतलब वो डिफरेंशिएबल भी है। तो आप बताइए फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये जो डेरिवेटिव है इसका वैल्यू पाथ डिपेंडेंट होगा या पाथ इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब जो एफ डैश जेड है, बिल्कुल एफ डैश जेड को हम लिमिटिंग फॉर्म में लिमिट के फॉर्म में लिख रहे थे, तो ये जो एफ डैश जेड है इट विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होने का मतलब जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो पाथ इंडिपेंडेंट आएगा। अब कोई भी पाथ चूज करो रिजल्ट सेम आएगा। Now for simplicity of calculation, suppose we are moving along real axis. Please mute करके रखिए। तो डेरिवेटिव जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, किसी भी पाथ का हम अप्रोच करें डेरिवेटिव का वैल्यू सेम आएगा बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हम यहाँ पे कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं? रियल एक्सिस। हम रियल एक्सिस का मूव कर रहे हैं। अब मुझे बताइए रियल एक्सिस के अलोंग, जो रियल एक्सिस है उसके अलोंग सिर्फ क्या चेंज करता है, एक्स या वाई? एक्स चेंज करता है, वाई चेंज करता है? ओनली एक्स। तो ओनली एक्स विल चेंज, वाई विल रिमेन कांस्टेंट। वाई तो चेंज होता नहीं है रियल एक्सिस के अलोंग, तो ओनली एक्स विल चेंज, y will remain fixed. तो सिर्फ x चेंज होगा, y जो है वो फिक्स्ड रहेगा। तो बताइए पार्शियल डेरिवेटिव में भी तो यही होता है। पार्शियल डेरिवेटिव में भी क्या होता है, एक के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और दूसरा फिक्स्ड है। तो एफ डैश जेड को हम लिख सकते हैं डेल यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू डेल वी डेल एक्स। यहां पे आप नोटिस करो u किसका फंक्शन था, एक्स वाई दोनों का फंक्शन था, v भी क्या था, एक्स वाई दोनों का फंक्शन था। मतलब x और y कोई भी एक चेंज कर जाए u और v चेंज करेगा, लेकिन हमने जो यहाँ पे पाथ चूज किया है वो रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस के अलोंग तो y ही चेंज नहीं होता, y फिक्स्ड होता है। अगर y ही चेंज नहीं है तो y के रेस्पेक्ट, y अगर चेंज नहीं कर रहा है तो y के रेस्पेक्ट में u चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। तो y फिक्स्ड है, x चेंज हो रहा है, और x के रेस्पेक्ट में u भी चेंज होगा, v भी चेंज होगा। तो देखिए ये डेल यू डेल एक्स लिखने का मतलब क्या है? डेल यू डेल एक्स लिखने का मतलब है x के रेस्पेक्ट में u का चेंज और y को क्या रखा गया है, फिक्स्ड। डेल वी डेल एक्स का मतलब क्या है, x के रेस्पेक्ट में v का चेंज और y को फिक्स्ड रखा गया है। तो एनालिटिक फंक्शन के डेरिवेटिव को आप ऐसे लिख सकते हैं,
y को फिक्स्ड रखा गया, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और ये लिखना क्यों पॉसिबल है? बिकॉज फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब जो डेरिवेटिव का वैल्यू होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी पाथ चूज करो रिजल्ट सेम आएगा। एंड फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हमने रियल एक्सिस चूज किया है। रियल एक्सिस के अलोंग y चेंज नहीं होता, x चेंज होता है, इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लिया? x के रेस्पेक्ट में। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर एनालिटिक फंक्शंस। u प्लस आयोटा v गिवन है, जस्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, डेल u डेल x प्लस डेल v आयोटा डेल v डेल x। रियल एक्सिस के अलग मूव कर रहे हैं इसलिए y फिक्स्ड है, x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर इमेजिनरी पार्ट के लिए मेथड सेकंड दिखाएंगे। बस 1 सेकंड मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तो यहाँ पे हमने रियल एक्सिस के अलग मूव कर रहे हैं तो y फिक्स्ड है, x चेंज कर रहा है, तो जस्ट x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको f डैश z पता चल जाएगा। अब बताइए केस 1 जो हमने डिस्कस किया, केस 1 में रियल पार्ट गिवन था या इमेजिनरी पार्ट गिवन था? रियल पार्ट। तो पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में रियल पार्ट u गिवन था, तो हम इस डेरिवेटिव को भी u के टर्म्स में चेंज करते हैं। देखिए तो डेल u डेल x को एज इट इज रखते हैं एंड डेल v डेल x को हम डेल u डेल x डेल u में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? u में चेंज करेंगे तो माइनस u बाय डी माइनस डेल u डेल y। ये किसके अकॉर्डिंग लिखा? कॉची-रीमन इक्वेशन, CR इक्वेशन। बिकॉज एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमने u के फॉर्म में क्यों चेंज कर लिया? बिकॉज क्वेश्चन में u गिवन था, इसलिए हम u के टर्म्स में जो गिवन है उसके टर्म्स में चेंज कर लिया। अब मुझे बताइए ये डेल u डेल x को स्टेप 1 में क्या एज्यूम किया गया था? फाई 1 माइनस आयोटा डेल u डेल y को क्या बोला गया था? फाई 2। इसको फाई 1 और फाई 2 लिख लिया। ये क्या है बेसिकली? f डैश z। तो अब मुझे बताइए सिंस फंक्शन एनालिटिक है तो x के बदले हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 0। x के बदले मतलब कोई एक तरीका, x के बदले z और y के बदले 0। आप यहां से भी नोटिस करो ना, जब हम रियल एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो y कितना हो जाएगा? 0। और z इक्वल टू क्या चला आएगा? x। तो यहां पे हम x के बदले z रिप्लेस कर सकते हैं और y के बदले 0 रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मेथड 1 में बताया गया था। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो f डैश z इसको आप लिख सकते हैं फाई 1 xy था, x के बदले z तो फाई 1 z और y के बदले 0 माइनस आयोटा फाई 2 xy, x के बदले z और y के बदले 0। तो ये f डैश z है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? fz। तो बताइए f डैश z से fz कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन। ये तो स्टेप 2 था जो कुछ देर पहले फॉर्मूलेज लिखे गए थे। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट fz। तो भी कुछ देर पहले बताया गया, u गिवन है तो fz आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप केस 2 भी चेक कर सकते हैं। केस 2 में जो फॉर्मूला बताया गया था, देखिए
केस 2 में क्या गिवन होता है, u या v? V. v, तो सारे क्वांटिटीज को v के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो f डैश z इक्वल टू क्या लिखा गया था, डेल u डेल x प्लस आयोटा डेल v डेल x। तो केस 2 में v गिवन होता है, इसको डेल u डेल x को आप क्या लिख सकते हो, Del V del Y. Del V del Y. डेल v डेल y प्लस आयोटा डेल v डेल x। तो f डैश z v के टर्म्स में चला आया। अब आप यहां पे नोटिस करो, डेल v डेल y को क्या अज्यूम किया गया था, Psi 1. Phi 2. Psi. डेल v डेल y साई 2 और डेल v डेल x साई 1। Psi 1. तो ये आएगा साई 2 xy प्लस आयोटा साई 1 xy। नाउ अगेन रियल एक्सिस को मूव कर रहे हैं, तो x के बदले z और y के बदले 0। तो ये क्या आ गया, f डैश z। अब f डैश z से fz कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो f ऑफ z विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन साई 2 z नॉट प्लस आयोटा साई 1 z नॉट। केस 2 में यही फॉर्मूला था, जो इमेजिनरी पार्ट गिवन है और f ऑफ z कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए तो अगर रियल पार्ट गिवन है तो केस 1 यूज करेंगे, केस 1 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये है। इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो केस 2 यूज करेंगे, केस 2 में फॉर्मूला ये है। क्लियर है ये फॉर्मूला कैसे आया एवरीवन? Yes. जी सर. बस 1 सेकंड, थोड़ा स्लाइड को रीअरेंज कर लेता हूं। आई थिंक कुछ मैंने आगे पीछे किया है। 1 सेकंड। तो ये स्टेप्स जो थे ये केस 1 है। रियल पार्ट u गिवन है तो पहले आप डेल u डेल x डेल u डेल y कैलकुलेट करेंगे और स्टेप 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f ऑफ z कैलकुलेट करेंगे। ये केस 1 है। केस 2, अगर इमेजिनरी पार्ट v गिवन है तो आप डेल v डेल x डेल v डेल y कैलकुलेट करेंगे। डेल v डेल x को साई 1, डेल v डेल y को साई 2। स्टेप 2 f ऑफ z कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया, यही हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सर मेथड 1 और मेथड 2 दोनों मतलब कब कब यूज करने से? दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करें मुझे समझ में आएगा, जो u और v है ना, उसमें जब एल्जेब्राइक फंक्शंस होते हैं तो हम मेथड 1 से ही काम चलाते हैं, और अगर नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं तब हम मेथड 2 में जाते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो आप मेथड 1 मेथड 2 दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। बट कुछ क्वेश्चंस के लिए मेथड 1 इजी पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस के लिए मेथड 2 इजी पड़ता है। अगर u और v में एल्जेब्राइक फंक्शन है तो मेथड 1 यूज कीजिए, अगर नॉन एल्जेब्राइक है तो मेथड 2 यूज कीजिए। या ऐसे भी आप सोच सकते हैं, मैं लिख देता हूं, ये कुछ फिक्स तो है नहीं, ये प्रैक्टिस के ऊपर ही है, जो कैलकुलेशन आपको आसान लगे। इफ u and v contains algebraic terms, algebraic मतलब x square y square x y x cube contains
algebraic terms. ठीक है, इन दैट केस आप मेथड 1 मेथड 2 कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कैलकुलेशन जो है ना वो आसानी होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मेथड 1 में भी आसान होता है, मेथड 2 में भी आसान होता है। एल्जेब्राइक वाले के लिए जनरली कोई दिक्कत नहीं होता। यू और वी अगर एल्जेब्राइक फंक्शंस है, एल्जेब्राइक टर्म्स है, उसके अंदर आप मेथड 1 और मेथड 2 कोई भी एक यूज कर सकते हैं, दोनों में आंसर तो सेम आएगा ही और कैलकुलेशन भी मोर और लेस आसानी होता है दोनों मेथड में। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसी में भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर एल्जेब्राइक टर्म्स है। अगर नॉन एल्जेब्राइक टर्म्स भी प्रेजेंट है, इफ यू एंड वी contains non-algebraic terms, साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, नॉन एल्जेब्राइक टर्म्स अगर प्रेजेंट है, इन दैट केस मेथड 2 जो है वो कंपैरेटिवली इजी होता है यूज करना, मैथमेटिक्स आसान होता है। नॉन एल्जेब्राइक टर्म के केस में अगर आपने मेथड 1 यूज किया ना तो उसमें क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन जो है लेंदी हो जाता है, तो काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एल्जेब्राइक टर्म्स है तो मेथड 1 या मेथड 2 कोई भी यूज करो, दोनों में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का फर्क, मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा। अगर नॉन एल्जेब्राइक है तो मेथड 2 ही यूज कीजिए, इसमें कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है सर, जैसे इसमें हमने अलोंग रियल एक्सिस लिया है, वो इमेजिनरी एक्सिस लेने से भी सेम आएगा ना? बिल्कुल 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 बस उधर हमें 0, -iz लगाना है। बिल्कुल मेथड 1 जैसा ही। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था। कौन सा मेथड यूज किया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? मेथड 1 यूज किए थे। तो मेथड 1 यूज किया था और ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसी क्वेश्चन को आप मेथड 2 से भी सॉल्व कीजिए। ये मेथड 2 का कौन सा केस होगा, केस 1 केस 2? केस 1। केस 1 यू गिवन है, तो केस 1 में हम क्या करते हैं, डेल यू डेल एक्स और डेल वी डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहले डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स आएगा 12xy प्लस 6x, इसको हम क्या बोलते हैं 5(1)xy। केस 1 है ये, ठीक है, रियल पार्ट गिवन है तो केस 1 यूज कर रहे हैं। केस 1 में 5(1) 5(2) लिखा गया था। और डेल यू डेल वाई, तो डेल यू डेल वाई कितना आएगा 6x² माइनस 6y² माइनस 6y, इसको क्या बोलते हैं 5(2). क्लियर है स्टेप ये स्टेप 1 है जो मेथड 2 में बताया गया। यू गिवन है, डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई कैलकुलेट कर लीजिए। डेल यू डेल एक्स को 5(1) और डेल यू डेल वाई को 5(2). नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या बताया गया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5(1) z0 प्लस आयोटा 5(2) z0। सॉरी, प्लस था माइनस था? माइनस। केस 1 में माइनस होता है, केस 2 में प्लस आता है।
तो देखिए 5 1 Z0 कितना आएगा? एनीवन? x के बदले z, y के बदले 0। 6Z. 6z माइनस आयोटा 5 2 में x के बदले z, y के बदले 0, क्या आएगा? 6Z square. 6Z square. 6z स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना तो आसान है। तो 6z का इंटीग्रेशन होगा 3z स्क्वायर और 6z स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा z क्यूब बाई 2z 3, cube. तो 2z क्यूब, तो 2 आयोटा z क्यूब प्लस सम कांस्टेंट की। मेथड 1 में जो आंसर आया था वो सेम था या डिफरेंट था? मैं कुछ देर पहले सॉल्व किया था। सेम है सर। सेम आंसर आया, सेम है। ठीक है। मुझे लगता है दोनों में से अगर यहाँ पे एल्जेब्रिक है, नॉन एल्जेब्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, तो इसमें मेथड 1 यूज करो या मेथड 2 यूज करो, दोनों में इतना ज्यादा मुश्किल कोई भी नहीं है, कैलकुलेशन आसान होगा। सेकंड इजी था। हाँ सर, सेकंड वाला ही। सेकंड वाली कम लिमिटेड है सर, यानी कम स्टेप की है। ओके, फर्स्ट स्टेप मैंने इसलिए, फर्स्ट मेथड मैंने इसलिए बताया है, कहीं ना कहीं पे आपको फर्स्ट मेथड भी यूज करना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं जिसमें मेथड 1 ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पता होने चाहिए, जो आपको आसान लगे आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? एनीवन? No, sir. नो सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जब ये तो आसान क्वेश्चन थे, u गिवन था और f ऑफ z कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। सर ये क्वेश्चन बुकलेट से? ये इस टाइप का क्वेश्चन तो है बुकलेट में, एग्जैक्टली है कि नहीं मुझे वो चेक करना पड़ेगा। बुकलेट से क्वेश्चन नहीं कराओगे आप सर? बुकलेट के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, आप सॉल्व कीजिए ना। बिकॉज बुकलेट के क्वेश्चन अगर मैं सारे सॉल्व करा दूंगा तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। सर ये क्वेश्चन बुकलेट में से है या अलग है? नहीं, ये बुकलेट का नहीं है, u प्लस v ये बुकलेट का नहीं है। बुकलेट में इस टाइप के क्वेश्चंस है बट डिफरेंट है, तो कॉन्सेप्ट सेम यूज हो। इसलिए मैं ट्राई करता हूं जो बुकलेट के क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन ही मैं क्लास में डिस्कस करूं, सच दैट आप बुकलेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। अदरवाइज बुकलेट वाला मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? तो क्वेश्चन में देखिए, एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आयोटा v, u रियल पार्ट, v इमेजिनरी पार्ट। बट इस क्वेश्चन में ना u या v गिवन नहीं है, क्या गिवन है? उनका सम गिवन है। जैसे अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें u गिवन था, fz कैलकुलेट करना है। इसमें u गिवन नहीं है, u का सम, u और v का सम गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, देखिए जो भी फंक्शन गिवन है ना, ये फंक्शन किसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट है वो पता कीजिए। बिकॉज ये जो मिलने थॉम्सन मेथड है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? रियल या इमेजिनरी पार्ट गिवन है और एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कीजिए, जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो किसका रियल पार्ट या किसका इमेजिनरी पार्ट बन सकता है वो पता कीजिए और फिर मिलने थॉम्सन मेथड अप्लाई करेंगे। तो जैसा देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? u प्लस आयोटा v। u किसका रियल पार्ट हो सकता है? मैं रियल पार्ट से ही कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा हूं। u किसका रियल पार्ट है? e पावर z। किसका? e टू द पावर z कहां से आ गया? क्या बोल रहा है? E to the power जेड का सर। f ऑफ z का, हाँ z का रियल पार्ट x है, तो u किसका रियल पार्ट है? f ऑफ z का। तो देखिए f ऑफ z इक्वल टू होता है u प्लस आयोटा v। तो u रियल पार्ट में आ जाएगा। अब कोई बता सकता है ये v जो है ये किसका रियल पार्ट हो सकता है? fz का तो नहीं होगा, fz का तो इमेजिनरी पार्ट है ना v। v किसका रियल पार्ट बन सकता है? fz स्टार। fz स्टार लेंगे तो एनालिटिक होगा? नहीं सर। माइनस
अगर आप इसके साथ माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, कोई कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप देखिए ये बन जाएगा माइनस आयोटा यू प्लस वी। बेसिकली जो फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज v यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में है, हमें v किसमें चाहिए, रियल पार्ट में। तो v को इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए आयोटा या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो देखिए v रियल पार्ट में आ गया। एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट है u और माइनस आयोटा एफ जेड का रियल पार्ट है v। तो v इज द रियल पार्ट ऑफ माइनस आयोटा एफ जेड। तो आपको यह चेक करना है जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है वो किसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बन सकता है। हम यहां पे रियल पार्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए इन दो टर्म को, इन दो इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू एफ जेड, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या आएगा, जस्ट ऐड कर रहे हैं। रियल पार्ट क्या आएगा, u प्लस वी, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, v माइनस u। v माइनस u। v माइनस u, ठीक है। तो यहां पर ये जो 1 माइनस आयोटा इंटू एफ जेड है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। सपोज कैपिटल एफ जेड, इसका रियल पार्ट क्या है, u प्लस वी, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, v माइनस u। अब बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, रियल प्लस पार्ट। u, रियल पार्ट गिवन। रियल पार्ट ऑफ तो ये u प्लस वी गिवन है। तो क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन है लेकिन कैपिटल एफ ऑफ जेड का। तो इसमें आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो मिलने थॉमसन मेथड बताया गया, ठीक है। तो अप्लाई, इसको बोल दिया कैपिटल यू। सपोज ये एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट है, इसको कैपिटल यू बोल दिया। तो अप्लाई मेथड 1 या मेथड 2, जो आपको आसान लगे। ऑन कैपिटल यू, कैपिटल यू रियल पार्ट है, तो इससे बता सकते हैं, इससे हमें कौन सा फंक्शन पता चलेगा, मेथड 1 या मेथड 2 अगर हम अप्लाई करते हैं तो मेथड 1 से v कैपिटल एफ जेड v पता माइनस चलेगा। ये पता चलेगा ना। अच्छा हाँ, बिकॉज ये जो u प्लस वी क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हमने कैपिटल यू बोला है, ये किसका रियल पार्ट है, इस फंक्शन का। तो अगर हम कैपिटल यू के ऊपर मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करते हैं, जो अभी डिस्कस किया, तो हमें कैपिटल एफ जेड पता चलेगा। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, कैपिटल एफ जेड। तो कैपिटल एफ जेड पता चल गया, तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था स्मॉल एफ जेड। तो यहां से आप देखो स्मॉल एफ जेड आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। स्मॉल एफ जेड होगा कैपिटल एफ जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस आयोटा। ये रिलेशन था ना, दिस वन। देखिए, तो कैपिटल एफ जेड अगर पता है तो स्मॉल एफ जेड हम काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल एफ जेड को इस 1 बाई माइनस आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल एफ जेड पता चल जाएगा, और हमें स्मॉल एफ जेड ही कैलकुलेट करना था। ये मेथड समझ में आया? तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है u प्लस वी, जो भी गिवन है वो किसका रियल पार्ट है ये पता कीजिए। तो u प्लस वी यहाँ पे कैपिटल एफ जेड का रियल पार्ट है। तो इसके ऊपर अगर आपने मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई किया तो हमें कैपिटल एफ जेड पता चलेगा, और कैपिटल एफ जेड पता चल गया, उसको 1 माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल एफ जेड पता चल जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है। या तो सर एफ ऑफ जेड वही का वही लिख के 1 माइनस आयोटा से इंटू भी तो कर सकते हैं ना।
एफ ऑफ जेड को कैपिटल एफ ऑफ जेड को स्मॉल एफ ऑफ जेड लिख के 1 माइनस आयोटा इंटू कर देंगे भी तो हो जाएगा ना। आपको पहले कौन सा पता चलेगा, कैपिटल एफ जेड या स्मॉल एफ जेड? कैपिटल तो इस ये पता कैसे करेंगे आप? एफ जेड डिवाइड करिए। आपको पहले से ये पता चलेगा ना कैपिटल एफ जेड, हाँ फिर सर, उसको 1 माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल एफ जेड पता चलेगा। स्मॉल एफ जेड डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैं अगर दूसरा कोई क्वेश्चन देखता हूं, सपोज हर क्वेश्चन में ये u प्लस आयोटा v गिवन होगा, जरूरी थोड़ी ना है, कोई दूसरा फॉर्मेट भी तो हो सकता है, uv का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो सपोज किसी क्वेश्चन में, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज किसी क्वेश्चन में गिवन है 3u माइनस 4v, इसी क्वेश्चन में ये गिवन है और पूछा गया है फाइंड एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। जैसे पिछले क्वेश्चन में u प्लस वी गिवन था, तो u और v का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे हमने u और v का कॉम्बिनेशन लिया है, 3u माइनस 4v ये लिया है। तो क्या बताया मैंने, जो फंक्शन गिवन है वो किसका रियल पार्ट है वो हमें पता करना है। किसका रियल पार्ट है 3u माइनस 4v, ये किसका रियल पार्ट है? तो स्टार्ट करते हैं fz से। fz होता है u प्लस आयोटा v। तो बताइए u f ऑफ z का रियल पार्ट है, तो 3u किसका रियल पार्ट बनेगा? 3u किसका रियल पार्ट बनेगा? 3f of z 3f ऑफ z। जैसा मैंने बोला था ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए आएगा 3u प्लस आयोटा 3v। आपको 3u मिल गया जैसा क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट पार्ट चेक करना है, ये जो माइनस 4v है ये किसका रियल पार्ट होगा? माइनस 4f ऑफ जेड माइनस माइनस रियल पार्ट की बात 4i कर रहा हूँ। सर, minus सर iota 4i मल्टीप्लाई करने से plus 4i i fz। plus 4 अगर आप fz के साथ 4 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, f ऑफ z के साथ 4 आयोटा, ये f ऑफ z था, इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने 4 आयोटा, तो आएगा 4 आयोटा fz और राइट हैंड साइड 4 आयोटा u माइनस 4v। तो देखिए ये जो माइनस 4v है ये रियल पार्ट में नहीं चला आया। हम ये दोनों ही तो गिवन थे, मतलब दोनों का सम ही तो गिवन था 3u और माइनस 4v का। तो जस्ट आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो किसका रियल पार्ट है चेक कीजिए। यहां पे जैसे हमने देखा 1 सेकेंड, 3u माइनस 4v गिवन है, पहले हमने चेक किया 3u किसका रियल पार्ट है, तो fz होता है u प्लस आयोटा v। u अगर fz का रियल पार्ट है तो 3u किसका रियल पार्ट होगा? 3fz का। तो इसके साथ हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो रियल पार्ट में 3u आ गया। दूसरा है माइनस 4v, माइनस 4v किसका रियल पार्ट है? तो हमने fz के साथ 4 आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए रियल पार्ट में ये आ गया। नाउ आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, सेकेंड और थर्ड जो रिलेशन है उसको ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आएगा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3u माइनस 4v रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है 3v प्लस 4u। तो जैसे पिछले कैलकुलेशन में बताया गया, इसको हम मान लेंगे कैपिटल एफ जेड और इसका रियल पार्ट है कैपिटल यू, इमेजिनरी पार्ट है कैपिटल वी। 3u माइनस 4v ये रियल पार्ट है, इसको कैपिटल यू मान लिया गया, एंड 3v प्लस यू 4u ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको v मान लिया गया।
अब मुझे बताइए क्वेश्चन में इस कैपिटल एफ ऑफ जेड का कौन सा पार्ट गिवन है? रियल पार्ट गिवन है। तो जो दो मेथड्स हमने डिस्कस किए उनमें से कोई भी एक मेथड यूज करेंगे। जैसे आप लोग बता रहे हैं मेथड 2 ज्यादा आसान है, तो मेथड 2 यूज कीजिएगा। तो अप्लाई मेथड 2 और मेथड 1 कोई भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन यू, तो कैपिटल यू है। इससे हमें क्या पता चलेगा? कैपिटल एफ जेड, कैपिटल एफ जेड पता चलेगा। और हमें पता क्या करना था? ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? स्मॉल एफ ऑफ जेड स्मॉल एफ जेड। तो स्मॉल एफ जेड कैसे पता करेंगे? डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ जेड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। बिल्कुल सही, कैपिटल एफ जेड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, समझ में है मेथड एवरीवन? ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। यस सर। सर प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर कितना एक्सपोनेंशियल जेड आ रहा है? हाँ, ऐसा कुछ e टू द पावर जेड ही आएगा। e टू द पावर जेड, ये मेथड सही है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। आपको जस्ट चेक करना है जो गिवन कॉम्बिनेशन है वो किसका रियल पार्ट है। तो वो जिस फंक्शन का रियल पार्ट है वो पहले कैलकुलेट कीजिए, फिर इस कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको स्मॉल एफ जेड पता चल जाएगा। तो ये पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना एवरीवन? यस सर। यस हाँ सर, यस सर, हो गया सर। ठीक है, तो ये कैपिटल यू है। e to the power z plus k आंसर। ठीक है, e टू द पावर जेड प्लस के। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर इधर सर आपने जो इधर बताया u प्लस बी, अगर हम लोग इधर से u प्लस बी को कुछ एज्यूम कर लेते हैं और वो अगर वो जो सीआर इक्वेशन है उसको अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी तो हम लोग एफ जेड निकल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो वो भी यही एफ जेड मिलेगा। नहीं, जैसे ये जो एग्जांपल है u प्लस बी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, हाँ, इसमें अगर हम लोग u को पकड़ लेते ई टू द पावर एक्स कॉस वाई एंड v को अगर जो ई टू द पावर एक्स साइन वाई, तो वो तो सीआर इक्वेशन को ऐसा जरूरी थोड़ी ना है ऑलवेज होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, इसमें मैच कर रहा है बाई चांस, मतलब ऑलवेज जरूरी थोड़ी ना है। जैसे आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने बोला ये u है ये v है, ऑपोजिट भी तो हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे बताइए? 3u और 4v जब रहेगा तब दिक्कत होगा ना इसमें। अच्छा, हाँ। ठीक है, आप जो बोल रहे हो उसमें बाई चांस आंसर मैच कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर मैच कर जाए। ठीक है, और इसमें पता है आंसर मैच क्यों कर रहा है? कोई बता सकता है इसके आंसर क्यों मैच कर रहा है? कि अगर आप इसको u मान लो, मतलब e टू द पावर x cos y को अगर आपने u मान लिया और v मान लिया e टू द पावर sin y, ये आंसर मैच कर जाएगा बाई चांस। बाई चांस इसलिए मैच कर रहा है, इसका फाइनल आंसर क्या है? अभी किसी ने बताया था फाइनल आंसर क्या है? पावर जेड प्लस के बस c। अब मुझे बताइए e टू द पावर z प्लस c, तो e टू द पावर z का रियल पार्ट क्या होता है? e to the power x cos y। और इमेजिनरी पार्ट v क्या होता है? e to the power y sin y। इसीलिए इस क्वेश्चन में आंसर मैच कर रहा है। अगर आपने फर्स्ट को u और सेकंड को v मान लिया, इसको u इसको v, ये मैच इसलिए कर रहा है बस इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो e टू द पावर z आएगा, और e टू द पावर z का u और v यही होता है, इसलिए बाई चांस मैच कर रहा है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है e टू द पावर z प्लस c। एनी अदर क्वेश्चन? क्लास खत्म हो चुका है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर इसमें माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से करें तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर आपने सपोज मान लीजिए आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या साइन आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा ना, लेकिन हमें चाहिए क्या था? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जैसा साइन चाहिए उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके सर दूसरे वाले क्वेश्चन में z प्लस c आ रहा है क्या? दूसरे क्वेश्चन में तो मैंने फंक्शन बताया नहीं है, z प्लस c कैसे आ गया?
दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने फंक्शन बताया क्या था, जस्ट 3u माइनस v बताया था। 3u तो प्लस given है। 4v। तो ये इक्वल टू मैंने कुछ बताया थोड़ी ना है, हाँ, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. तो आज तक हमने जो भी डिस्कस किया है, जो आप लोगों को डीपीपी शीट आई थिंक 6 जो मिला है, डीपीपी शीट 6 के सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं लास्ट क्लास में, और आज क्लास में जो डिस्कस किया उसे डीपीपी शीट 6 के जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, तो वो ट्राई कीजिएगा। ओके सर। सर ये डीपीपी शीट 3, 2, 3, 4 कहाँ मिलेंगे? 2, 3, 4 जो है आपका आप 10th जनवरी बैच के स्टूडेंट है, तो डीपीपी शीट 2, 3, 4 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो जब आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तब वो दिया जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। Any other questions? फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। हेलो सर। बताइए। हेलो। हाँ बताइए बताइए। सर थोड़ा पिछले क्लास में थोड़ा डाउट है, बताइए। बीच में क्लास छूटा हुआ है, तो सर जैसे साइन एक्स कॉस एक्स ये सब सर ऑलवेज एनालिटिक होते हैं जैसे आपने कहा, तो सर जैसे कि साइन एक्स प्लस एक्स इस टाइप का जैसा कोई फंक्शन हुआ वो भी ऑलवेज एनालिटिक हुआ क्या? केवल साइन साइन एक्स ही बस एनालिटिक कहलाएगा? नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। किसकी बात कर, साइन एक्स प्लस की बात कर रहे हैं क्या है? प्लस एक्स जैसे ये फंक्शन साइन एक्स प्लस एक्स जैसे ऐसा कोई फंक्शन साइन एक्स प्लस एक्स तब भी होगा, एक्स आपका एनालिटिक है ना, साइन जेड प्लस साइन होगा, जेड भी एनालिटिक है, साइन जेड भी एनालिटिक है। जैसे यहाँ पर अब देखो, जो आज की क्लास में स्टार्टिंग में बताया गया था, ये जो है अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और जी ऑफ जेड एनालिटिक है तो उनका सम भी तो एनालिटिक होगा ना। तो आप जो बोल रहे हैं जेड एनालिटिक है, साइन जेड एनालिटिक है, तो साइन जेड प्लस जेड भी एनालिटिक होगा। आप बताइए कौन सा एग्जांपल? मान लेते कि सेकंड टर्म जो है एनालिटिक ना हो, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। जैसे साइन जेड प्लस जेड स्टार, जेड स्टार क्या एनालिटिक है? ओके सर, ओके। ठीक है, दोनों एनालिटिक होने चाहिए तभी सब एनालिटिक होगा। एक भी अगर नॉट एनालिटिक बन जाता है तो एनालिटिक नहीं हो सकता पूरा फंक्शन। सर लास्ट क्वेश्चन का फॉर्म क्या था? 3u minus 4v equals to? नहीं, वो मैंने लिखा नहीं था, वो तो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। मैंने तो सर समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया था, ये 3u minus 4v होगा तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा सर, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? e to the power z। ठीक है सर। इसका आंसर है e to the power z plus c। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।